मल्टीपल रिग्रेशन आज इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं। इसकी जनरलाइज फॉर्म है y इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 एंड सो ऑन। इसमें काफ़ी आप वेरिएबल लेके आना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन ऑफनली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी का विद सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये सिचुएशन कहाँ पे अराइज होती है? ये बहुत सी ऐसी मतलब आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मे बी बिजनेस में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी सेल्स हैं, तो इस पे सेल्स पे डिफरेंट कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इस सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप जिस बिजनेस में रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, आपको बेहतर पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म की प्रोडक्टिविटी आपने इंक्रीज़ करनी है या प्रोडक्टिविटी आपका कंसर्न है, तो उस प्रोडक्टिविटी के ऊपर सेवरल कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो देन अगर आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिफरेंट चीज़ों का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो प्रोडक्टिविटी इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दोज अदर x1 x2 आर योर इंडिपेंडेंट, मीन वो कुछ भी हो सकते हैं। अब वो मल्टीपल इसमें इम्पैक्ट जो है हर एक का सेपरेटली आ रहा होता है। मीन अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपकी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया था कि ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से ब्लड प्रेशर आपका चेंज होता है, तो वो में भी आपका एज फैक्टर है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, आपकी डाइट है। तो दीज आर सेवरल फैक्टर्स के जो ब्लड प्रेशर को कर सकते हैं। तो वो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो x1 x2 x3 हैं और जो ब्लड प्रेशर है वो y है। तो इस तरह से ये एक तरह से एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड मॉडल है जो आपको मैथमेटिकली उसका इम्पैक्ट बता रहा होता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सर्टन फैक्टर। मीन आपको ये पता चल जाता है कि अगर आपकी सेल्स में आप डिफरेंट जो प्रमोशन दे रहे हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, आप मार्केटिंग किसी और एंड से कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, किस चीज़ वो उसको ज़्यादा इन्हेंस कर रही है, तो आपको इसका क्लियरली वहाँ पे मैथमेटिकली पता चल जाता है। देन आप उस चीज़ को ज़्यादा कंसर्न होके देखते हैं। तो ये इसकी एक जनरलाइज फॉर्म है। इसकी मैं अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको करके बताता हूँ और ताकि आपको इसका क्लियर आइडिया हो जाए। इसमें ये मैंने एक डेटा सेट यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें टेस्ट स्कोर है, एक क्वांटिटी टेस्ट स्कोर, और दूसरा वेरिएबल है IQ, और थर्ड वेरिएबल है स्टडी आवर्स। तो हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि टेस्ट स्कोर किसी भी स्टूडेंट का, उसके ऊपर उसके IQ और स्टडी आवर का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इसमें टेस्ट स्कोर जो है वो आपका y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो आप इसको y कह सकते हैं, और इसी तरह से IQ आपका x1 हो सकता है, ये x1, और ये दूसरा जो वेरिएबल है इज इक्वल टू, आप इसे x2 कह सकते हैं मे बी। ठीक हो गए, ये स्टडी आवर्स है, इसे आप x2 कह सकते हैं। अच्छा, अब
प्रॉब्लम ये है कि हम इसको किस तरह से इसको एक्सेल पे रन करते हैं और देन ये इम्पैक्ट चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सिंपली इसकी फाइल्स में जाएं। फाइल्स में जाने के बाद ऑप्शंस का टैग आएगा, ऑप्शंस के बाद एड-इन्स को क्लिक करने के बाद एनालिसिस टूल पैक, इसको क्लिक करेंगे और गो, और यहाँ से एनालिसिस टूल पैक को ओके करेंगे तो ये एक टैब है, ये वहाँ डाटा में जाएं तो ये डाटा में डाटा एनालिसिस टैब अपीयर हो जाती है। अगर आप सिंपली एक्सेल खोलेंगे तो ये टैब नहीं आएगी, ये सारा जो प्रोसीजर मैंने किया करने के बाद ये फिर डाटा एनालिसिस टैब आती है। अब इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करने के बाद ये रिग्रेशन है, इसमें आप क्लिक कर दें। अब इसमें आपने सिलेक्ट करना है आपका डिपेंडेंट इनपुट रेंज, वाई रेंज यानी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप इसको चूज़ कर लें। ये जो डाटा है, अगर आप इसको विद टाइटल इसका चूज़ करना चाहें वो भी ऑप्शन होती है। अगर विदाउट टाइटल जो भी इसका, जिसे आप इसका नाम, जो भी वेरिएबल का नाम है उसके नाम के साथ भी इसको चूज़ कर सकते हैं, ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद आप इसके जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको चूज़ करेंगे, तो उनको भी चूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंट इसका जो आउटपुट है ये खुद ब खुद आ जाएगा कि एक नई शीट पे। उसके अलावा जो भी आप चाहते हैं, लाइन फिट प्लॉट चाहते हैं या क्या जो भी चीज़ है, आप इसको रेजिजुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, तो आप इनको क्लिक कर दें। बाकी ये है कि ओके करें तो ये इसका आउटपुट आ जाता है। अब ये आउटपुट है, मेन चीज़ है इसको अंडरस्टैंड करना कि ये आउटपुट क्या है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो वेरिएबल 1 का जो इम्पैक्ट है वो 0.50 है और वेरिएबल 2 का इम्पैक्ट है 0.46 है। तो मैं इसको 50 और 46 इसको मैं लिखना चाहता हूँ ज़रा अपने इसी मॉडल में y। अब ये होगा एस्टिमेटेड y हैट, और जो बीटा नॉट है वो इंटरसेप्ट होता है, और इंटरसेप्ट यहाँ पे आया है 23.15 प्लस 0.50 of x1 प्लस 0.46 ऑफ x2। तो ये जब एस्टिमेटेड फॉर्म में लिखते, यहाँ पे एक एरर टर्म है, इसको इन करना भूल गया, ये एरर टर्म है जो जनरलाइज पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल अगर आप मेंशन करते हैं तो इसमें एरर टर्म मेंशन करनी पड़ती है, और ये एस्टिमेटेड में एरर टर्म मेंशन नहीं करते। अब ये एस्टिमेटेड आ चुका है हमारे पास। अब मेन चीज़ है इसको अंडरस्टैंड करना कि हम किस तरह से इसको इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है, जो मेन चीज़ है इसको इंटरप्रिटेशन देना कि अब ये 0.50 इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग अंडरस्टैंड इस तरह से है कि अगर आप x1 को सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि x1 है क्या। x1 आपके पास है IQ, क्या है IQ। अगर IQ लेवल 1 यूनिट चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट, ये y क्या है, टेस्ट स्कोर। अगर IQ लेवल 1 यूनिट वेरी करता है तो टेस्ट स्कोर में 50 मतलब 0.50 का नंबर्स का इजाफा हो जाता है। ठीक है, 0.50 मार्क्स का इजाफा होता है अगर आपका IQ लेवल 1 यूनिट चेंज करता है। अगर आपका IQ लेवल 10 यूनिट चेंज करेगा तो मार्क्स में 5 का इजाफा होगा। अगर IQ लेवल 20 में वेरी करेगा तो 10 का इजाफा होगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, हम इसको लिखेंगे
इसका मीनिंग है इफ IQ लेवल चेंजेस बाय या इंक्रीजेस, यहाँ चेंज है वो इंक्रीज की फॉर्म में है, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, देन टेस्ट स्कोर इंक्रीजेस बाय 0.5, ठीक है, स्कोर कह लें। अच्छा, अब इसमें 1 यूनिट इंक्रीज और इसका जो साइन है ये भी मैटर करता है। अगर ये साइन पॉजिटिव है, मेरी बात पे ज़रा ध्यान दें कि IQ लेवल जो फर्स्ट है, जो X1 है, उसको तो हमने इंक्रीज ही लिखना है, ये है, इसको तो हम इंक्रीज ही करेंगे। X1 अगर इंक्रीज होता है यानी IQ लेवल अगर इंक्रीज हो तो दूसरा जो है वो 0.5 से स्कोर इंक्रीज करेगा। अगर ये साइन प्लस का है, अगर ये साइन माइनस का हो तो फिर हम करेंगे कि इफ IQ लेवल इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट देन टेस्ट स्कोर डिक्रीजेज बाय 0.5 यूनिट, अगर ये नेगेटिव साइन में आता है तो, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो है वो भी प्लस साइन में है 0.46, तो इसका जो दूसरे का इंटरप्रिटेशन है वो भी हम इसको लिखेंगे इफ दूसरा X2 किससे डिनोट करते हैं हम, किससे था X2 स्टडी आर, इफ स्टडी आर increases by 1 unit then इसका भी इम्पैक्ट किसके ऊपर है, Y के ऊपर, then टेस्ट स्कोर increases by 0.46 स्कोर या यूनिट्स कह लें, स्कोर कह लें। अच्छा, अब ये इन दोनों की इंटरप्रिटेशन होगी। अगर ये नेगेटिव साइन में आता है तो फिर आपने यहाँ पे डिक्रीज कर देना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव साइन में आता है तो इंक्रीज, और जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन एनी केस आप उसको इंक्रीजेज में लिखेंगे कि अगर उसमें इंक्रीज होता है इंडिपेंडेंट में तो दूसरा जो डिपेंडेंट है उस पर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ दिस। अगर वो प्लस है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है, ये काइंड ऑफ कोरिलेशन कि अगर साइन पॉजिटिव है तो दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो इन पैरेलल मूव कर रही हैं, ठीक है, इन पैरेलल मूव करती हैं कि एक क्वांटिटी को अगर चेंज करेंगे तो दूसरी भी उसी डायरेक्शन में चेंज होती है। और अगर नेगेटिव साइन आए तो इनका रिलेशनशिप जो होता है वो इनवर्सली काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एक को चेंज करते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन तो दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ कह लें कि इनके दरमियान एक काइंड ऑफ कोरिलेशन मीन वेरिएशन जिस तरह से चीज़ें आपस में हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इसको मेंशन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये इम्पैक्ट देखते हैं 0.50 का, तो ये काइंड ऑफ ऑन एवरेज इम्पैक्ट है, ये ऑन एवरेज इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका IQ लेवल फॉर एग्जांपल मे बी यहाँ से मैं डाटा उठाता हूँ, मेरी IQ लेवल है मे बी 104, और 104 से हम चेंज करते हैं IQ 114, ठीक है।
तो आईक्यू में कितने का चेंज आया? 10 का। और स्कोर में कितने का चेंज आएगा? 5 का, 5 स्कोर का। 0.5 है ना, 0.5 है, यानी उसमें अगर 10 की वेरिएशन आ रही है तो दूसरे में 5 की। अच्छा, इसमें जो चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अब इसमें ऐसे स्टूडेंट्स अगर हम पॉपुलेशन में आइडेंटिफाई करते हैं जिनके स्कोर जो है वो 104 से 114 के इन बिटवीन है, ठीक है, तो ऐसे पॉपुलेशन में आपके पास हजार या करोड़ों स्टूडेंट होंगे अगर पॉपुलेशन बड़ी है, कि जिनकी आईक्यू लेवल 104 से 115 के बीच में वेरी करती है। लेकिन क्या है कि हर एक का जो इम्पैक्ट है स्कोर के ऊपर वो डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसकी आईक्यू में भी 1010 है और मे बी वो स्कोर के ऊपर 7 का इम्पैक्ट कर देता है इन रियल सेंस, और एक स्टूडेंट की आईक्यू 114 है, 114 है, लेकिन वो मे बी 2 का इम्पैक्ट कर देता है स्कोर के ऊपर। तो इस तरह से डिफरेंट आईक्यूज के डिफरेंट इम्पैक्ट्स होंगे, ठीक। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि हर एक डिफरेंटली, मे बी उसका जो स्टडी आवर्स है वो ज़्यादा हो, मे बी उसके और फैक्टर्स हैं, उसने ध्यान से चीज़ों को देखा हो, उसने लेक्चर अच्छे से सुने हो, ठीक है। सिर्फ आईक्यू नहीं होता इसमें। असल जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वेरिएबल जो है वो उसका इम्पैक्ट बेसिकली ऑन एवरेज, ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये ऑन एवरेज इम्पैक्ट है, ये ऑन एवरेज 0.50, ये ऑन एवरेज इम्पैक्ट है। और ऑन एवरेज किस तरह से? क्योंकि पॉपुलेशन में आपके पास बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अब ये तो नहीं होगा कि जिसका भी आईक्यू लेवल 104 और 114 के बिटवीन है उस हर एक का इम्पैक्ट 5 मार्क्स का देगा। हर बच्चा जिसका 104 और 114 के बिटवीन उसका आईक्यू है, ज़रूरी नहीं है कि वो 5 का ही इम्पैक्ट देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उनका इम्पैक्ट जो है वो चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसके सेवरल अदर फैक्टर्स भी तो हैं साथ। बात समझ आ रही है ना? तो ये क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे का इम्पैक्ट है, उसका 5 का इम्पैक्ट है, कुछ बच्चे होंगे जिनका 10 का इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका 2 का इम्पैक्ट हो सकता है। उन सब को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो एवरेज आएगी। तो ये ऑन एवरेज इम्पैक्ट है जिसे हम 5 का इम्पैक्ट कह रहे हैं। बात को फॉलो कर रहे हैं ना? ये रिग्रेशन में इसे ऑन एवरेज इम्पैक्ट कहते हैं। और इसी तरह से ये जो स्टडी का जो इम्पैक्ट है 4-6, ये भी ऑन एवरेज इम्पैक्ट है, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट ने 1 घंटा किसी से ज़्यादा पढ़ा है तो वो उसके मार्क्स भी ये 0.46 ही इंक्रीज करेंगे ऑन एवरेज। मीन अगर आप रियल सेंस में लेते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आप 1 घंटा आप पढ़ते हैं, 1 घंटा ये भी पढ़ता है, तो ज़रूरी नहीं है दोनों का इम्पैक्ट सेम होगा, ठीक है। आपका इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकता है। क्लास में हर स्टूडेंट से अगर हम एक एक्सरसाइज उनको दे देते हैं कि भाई ये आपका टास्क है, 1-1 घंटा आप पढ़ लें, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप सब 1 घंटा पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स सेम ही आएंगे? नहीं आएंगे सेम। तो क्या है कि हम जितने भी आपके मार्क्स आ जाएंगे, 1 घंटा पढ़ने के बाद आपके मार्क्स आएंगे, हम उन मार्क्स को टेबल कर लेते हैं, उनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय द टोटल करेंगे, जिसे एवरेज कैलकुलेट करना कहते हैं। एवरेज निकालेंगे तो ऑन एवरेज आपका इम्पैक्ट जो आएगा वो हम यहाँ पे उसको देख रहे होते हैं रिग्रेशन मॉडल। जी नहीं, इसको बैलेंस नहीं हम करना चाह रहे, इसमें मीन बैलेंस का कोई ऐसा काम नहीं है इसमें। हाँ नहीं, बैलेंस नहीं होती है इसमें।
बैलेंस इस वजह से नहीं होती क्योंकि ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ठीक है, और जो दूसरी है वो रियल वैल्यू है। एस्टिमेटेड और रियल में थोड़ा सा गैप होता है, और वो अब इसका फायदा क्या होगा? मेन चीज ये है कि इसका ये जो वाई हैट है ये आपने एस्टिमेटेड फॉर्म ऑफ रिग्रेशन है। अब इसका फायदा ये है कि आप इसको कोई भी इनपुट देंगे x1 और y1, आपको ये वाई हैट कैलकुलेट कर देगा किसी भी वैल्यू पे, जो विद इन सैंपल भी हो सकती है और आउट ऑफ सैंपल भी हो सकती है। यानी ये x1 और x2 ये डेटा सेट है ना आपके सामने, आप विद इन से भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आपको वाई हैट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी फोरकास्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप आउट ऑफ द सैंपल कोई भी वैल्यू x1 की x2 की पुट करेंगे तो आपको अल्टीमेटली टेस्ट स्कोर मिलेगा। और यही इसकी कह लें कि एक पावर है कि आपको फोरकास्ट देता है आपके उस बिहेवियर के ऊपर। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है ना, मीन इसमें बहुत सी आगे अगर आपकी अप्लाइड प्रॉब्लम आती हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, हमारी जो बाहर से फंडिंग आ रही है, मे बी और कोई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उसका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा हमारे पास चीज़ें होती हैं। देन अगर इंटरेस्ट रेट वेरी करता है तो उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखते हैं आपके पास कोई स्टॉक है और उस स्टॉक की प्राइसेस हैं और उस पर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, मे बी उसमें आपकी डिफरेंट रिसेशन है, जो कोविड-19 वगैरह दूसरी चीज़ें आती हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके स्टॉक्स पे क्या आता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये बेसिकली इस तरह से ये एक कह लें ये बिल्कुल एक सिंपल मॉडल है, जो इसमें आगे फर्दर बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडल आ जाते हैं, लेकिन सबसे बेसिक और एक कह लें कि जो इजी टू इम्प्लीमेंट मॉडल है, जिसमें आप डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अपना एक डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर आप इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हो वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन आप ये डिपेंडिंग अपॉन जो सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल होती है आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप किसको डिपेंडेंट लेना चाह रहे हैं और कौन से इंडिपेंडेंट हैं, यानी आप किसका इम्पैक्ट किस पे चेक करना चाह रहे हैं, इस डिपेंड अपॉन यू या जो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इसका पता चला होगा। तो मैं इसको अभी मे बी क्लोज कर रहा हूँ।